हाँ जी, नमस्कार। जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ था उस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से विनिमय बिल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें लास्ट जो आपका पार्ट ए का वीडियो था, जिसमें विनिमय बिल के पक्षकारों के बारे में बात कर चुके थे। लेखक, स्वीकृता, प्राप्तकर्ता क्या होता है वो डिटेल देख चुके हैं, प्रारूप देख चुके थे। विनिमय बिल के जो टाइप्स है एंड काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के देख चुके थे, अवधि के आधार पर, स्थानानुसार और ऑब्जेक्ट के आधार पर। और विनिमय बिल संबंधी जो ट्रांजेक्शन व्यवहार किए जाते हैं, लेखांकन प्रविष्टि की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में बात कर चुके थे। और उसमें 5 प्रकार की कंडीशन थी, जिसमें से 4 प्रकार की जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, वो देख चुके थे। यानी बिल की कटौती लास्ट वीडियो में पूरी कर चुके हैं, लेखांकन प्रविष्टियां पूरी कर चुके हैं, बिल का बेचान यानी एंडोर्समेंट ऑफ बिल देख चुके थे। ठीक है। और लेखांकन प्रविष्टियां किस प्रकार से होती है, बिल को संग्रहण हेतु बैंक में भेजना है, यानी कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। बिल का तिरस्कार या अनादरण यानी डिसऑनर ऑफ बिल वो देखेंगे क्या होता है। फिर इसकी लेखांकन प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती है, और बिल का नोटिंग चार्जेज या नोटिंग क्या होता है, नोटरी पब्लिक से किस प्रकार से करवाना होता है, कौन इसका चार्जेज एक्सेप्ट करता है, कौन वहन करता है, और बिल का रिन्यूअल या नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। और फिर बात करेंगे एंड बिल्स रिसीवेबल का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है, और बिल्स पेबल का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, और इनकी जो लेजर में पोस्टिंग की जाती है किस प्रकार से की जाती है, उसके रूल्स देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन बिल का तिरस्कार या अनादरण डिसऑनर ऑफ बिल यानी देय तिथि पर स्वीकारकर्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर, यानी जो एक्सेप्टर होता है, स्वीकारकर्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर बिल अनादृत, तिरस्कृत या अप्रतिष्ठित हुआ माना जाता है। यानी जो ड्यू डेट होती है, यानी जो भी दिन है, जैसे 90 डेज का है, अगर ड्यू डेट पर जो एक्सेप्टर होता है, स्वीकारकर्ता होता है, ड्राइवी होता है, अगर वो बिल का भुगतान नहीं करता है, वट एवर जो भी रीजन हो, बिल अनादृत, तिरस्कृत या अप्रतिष्ठित हुआ माना जाता है। ऐसी दशा में बिल का धारक जिस व्यक्ति से बिल प्राप्त करता है उस व्यक्ति का पुनः लेनदार हो जाता है। यानी स्वाभाविक है, अगर उन जो भी धारक है उसने पेमेंट नहीं किया तो पुनः लेनदार हो जाएगा। तो स्वीकारकर्ता लेखक का देनदार हो जाता है। अनादरण की दशा में बिल का नोटरी पब्लिक से, यानी जो भी बिल डिसऑर्डर होता है तो उसको बनाने हेतु जो प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस, नोटरी पब्लिक होता है यानी एडवोकेट होता है, नोटरी पब्लिक से निकराई या नोटिंग करवाया जाता है। और उसको नोटिंग शुल्क या नोटिंग चार्जेस का भुगतान तो एक बार बिल के धारक को करना पड़ता है, किंतु अंतत गोतवा या आखिरकार ये शुल्क स्वीकार करता है, यानी जो एक्सेप्टर होता है उसकी कोई वहन करना होता है। अब इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से होती है, लेखांकन प्रविष्टियां किस प्रकार से होगी वो देखेंगे। पहले लेखक की पुस्तकों में देखेंगे, फिर स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं बुक्स ऑफ ड्रावर, यानी लेखक की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखांकन होगा। यानी जब बिल लेखक के पास ही हो, यानी जो बिल है अगर वो लेखक के पास ही हो तो उस संबंध में आपकी एंट्री होगी ड्राइवी या एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इसमें जो राशि आएगी ड्राइवी और एक्सेप्टर है, उसमें जैसे आपका 6,000 रुपया आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल की यहाँ पे आपके 5,000 रुपये का है और टू केस है 1,000 रुपया है। ठीक है। यानी नोटिंग चार्जेस उदाहरण के तौर पे मान रहे हैं, यानी इससे कम ही होगा। तो नोटिंग चार्जेज की राशि आ गई, टू कैश में, टू बिल्स रिसीवेबल में बिल की जो राशि एक्चुअल वो आ गई, और जो डेबिट में ड्राइवी और एक्सेप्टर है उसमें जो आपकी नोटिंग चार्जेज मतलब बिल की राशि दोनों आ जाएगी। नेक्स्ट है जब बिल बेचान किया हुआ हो, यानी जब बिल का बेचान किया हुआ हो उस समय में एंट्री होगी ड्राइवी और एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू एंड्रोसी, यानी बिल तथा नोटिंग चार्जेस की राशि जो भी राशि है 6,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यानी इसका जो नरेशन है, यानी एंड्रोस्ड बिल डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंड्रोसी टू बी चार्ज फ्रॉम एक्सेप्टर। जब बिल बैंक से बुनाया हुआ हो, यानी नेक्स्ट एंट्री आपकी जो बिल है बैंक से बुनाया हुआ हो तो उस संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टि होगी वो होगी ड्राइवी और एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें जो राशि आएगी आपकी वो जो 6,000 है वो सेम आ जाएगी, यानी बिल व नोटिंग चार्जेस की राशि है। ठीक है। यानी अभी एग्जाम्पल के तौर पर राशि देख रहे हैं। नेक्स्ट है जब बिल संग्रहण के लिए भेजा हुआ हो, यानी कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा हुआ हो तथा निकराई वे लेखक द्वारा चुकाया गया हो, यानी जो नोटिंग के चार्जेज है वो ड्रावर है उसके द्वारा अगर चुकाए गए हो लेखक के द्वारा, बिल व नोटिंग चार्जेज की राशि है, उस संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टि होगी वो होगी ड्रावी और एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट।
और इसमें जैसे आपका नोटिंग चार्जेस 500 रुपये का हो जाता है, बिल की राशि जैसे आपकी 6000 की है, ठीक है, ड्राइविंग और एक्सेप्टेड टोटल राशि आपकी हो जाएगी 6500 रुपये की। बिल इसमें दोनों आ जाएगी, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस एंड बिल्स फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब इसमें दो टिप्पणी कमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो देखते हैं। यानी उपयुक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दशा यथा बिल का लेखक स्वयं के पास हो, बिल यानी बेचान किया हुआ हो, भुनाया हुआ हो अथवा संग्रहण में हो, में लेखक की पुस्तकों में स्वीकारकर्ता का खाता हमेशा डेबिट होगा, विशेष ध्यान रखना है। यानी जो एक्सेप्टर है उसका खाता डेबिट होगा। यदि अनादरण पर बिल का प्रमाणित यानी उसका ऑथेंटिफिकेशन या प्रमाणीकरण नहीं करवाया जाए तो निकराई व्यय नोटिंग चार्जेस का भुगतान नहीं होगा। तब प्रविष्टियों में नोटिंग चार्जेज या नोटिंग चार्ज का समावेश नहीं होगा और उन दशाओं में प्रविष्टियां केवल बिल की राशि से ही होगी। अब किस प्रकार से होगी, यानी स्वीकारकर्ता की पुस्तकों देख रहे हैं, बुक्स ऑफ ड्रावी और एक्सेप्टर है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर है। बिल्स पेबल का जैसे आपका उदाहरण तौर पर देंगे 6000 हो गया, नोटिंग चार्जेस आपका 500 हो गया, टोटल आपके कितना हो गया 6500 रुपये हो गया। या तो बिल की राशि प्लस नोटिंग चार्जेस हो जाएगा, और नोटिंग चार्जेस में आपके जो नोटिंग चार्जेस लगे हैं और बिल की राशि कितनी वो आ जाएगी। अब इसमें कमेंट है, टिप्पणी है कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में सदैव उपयुक्त केवल एक प्रविष्टि होगी। यदि नोटिंग चार्जेस का भुगतान नहीं हुआ है तो प्रविष्टि में उसका समावेश नहीं होगा तथा प्रविष्टि केवल बिल की राशि से होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी बिल का नवीनीकरण अगर किसी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है तो उस संबंध में क्या क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। यानी बिल के अनादरण के बाद अथवा भुगतान तिथि से पहले बिल का स्वीकारकर्ता देय तिथि पर भुगतान करने की असमर्थता व्यक्त करते हुए लेखक से दूसरा बिल लिखने की प्रार्थना करता है ताकि उसको कुछ समय और मिल जाए। लेखक द्वारा इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेने पर पिछले बिल की राशि तथा नए बिल की जो आगामी अवधि का ब्याज है वो शामिल कर लिया जाता है और नया बिल लिखकर स्वीकार करा लिया जाता है तथा पुराने बिल को रद्द कर दिया जाता है, उसका कैंसिलेशन कर दिया जाता है। यह कार्य बिल का नवीनीकरण कहलाता है। नए बिल में शामिल आगामी अवधि का ब्याज लेखक के लिए आई है जिसे वह जमा यानी क्रेडिट करेगा, तो स्वीकारकर्ता के लिए खर्चा या लॉसेज है जिसे वह डेबिट करेगा। बिल के नवीनीकरण की लेखा परीक्षा करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब कौन कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। फर्स्ट तो है, सबसे पहले पुराने बिल को रद्द करने की प्रविष्टि करनी चाहिए होगी जो बिल के अनादरण की प्रविष्टि की भांति ही सेम होगी। ठीक है, उपरोक्त देख चुके हैं किस प्रकार से अनादरण की प्रविष्टि होती है। फिर सेकंड है, इसके बाद नए बिल में शामिल किए जाने वाले ब्याज की गणना व उसकी प्रविष्टि करनी होगी। थर्ड नंबर का है, इसके बाद नए बिल लिखने पर वह स्वीकार करने की प्रविष्टि करनी होगी। और लास्ट है, यदि बिल का स्वीकार करता पुराने बिल की राशि का कुछ भाग नगद चुका देता है तथा शेष राशि का बिल स्वीकार करता है तो पहले पुराने बिल को रद्द करने की प्रविष्टि होगी, इसके बाद नगद भुगतान की प्रविष्टि की जाएगी और लास्ट में फिर ब्याज की राशि की प्रविष्टि तथा अंत में ब्याज सहित नए बिल की प्रविष्टि करनी होगी। यानी 4 प्रकार की एंट्री करनी होगी। अब लेखा परीक्षा देखते हैं कौन किस प्रकार से होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी। यानी लेखक की पुस्तकों में करेंगे, बुक्स ऑफ ड्रावर की करते हैं पहले तो पुराना बिल रद्द करने की करेंगे। तो ड्राइविंग और एक्सेप्टर अकाउंट डेबिल टू बिल रिसीवेबल है, जो बिल प्राप्त हुआ था ठीक है, उसका पहले प्राप्त होने पर टू बिल्स रिसीवेबल टू ड्राइविंग एक्सेप्टर था, उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, ओल्ड बिल कैंसिल्ड हो जाएगा। बढ़ी हुई अवधि का ब्याज है, अगर जो डेट एक्सटेंड की गई है, बढ़ी हुई अवधि का जो इंटरेस्ट है स्वीकारकर्ता पर देय होने पर, यानी जो एक्सेप्टर है उस पर अगर ड्यू है तो उस संबंध में एंट्री होगी, ड्राइविंग और एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल चार्जेस, जो भी इंटरेस्ट बना वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, नया बिल लिखने या स्वीकार होने पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग और एक्सेप्टर, यानी पुराने बिल की राशि प्लस इसमें ब्याज आ जाएगा आपका। ये तो लेखक की होगी। फिर बात करें स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में होगी, यानी बुक्स और ड्राइविंग के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पुराना बिल रद्द करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ड्रावर हो जाएगा। बढ़ी हुई अवधि का ब्याज देय होने पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ड्रावर हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से उसके लिए एक्सपेंसेज है, डेबिट हो जाएगा। फिर नया बिल लिखने स्वीकार करने पर ड्रावर टू बिल्स पेबल अकाउंट है, पुराने बिल की राशि प्लस ब्याज की राशि इंक्लूड हो जाएगी इसमें। और इसमें एक कमेंट देखा है, यदि देय ब्याज का स्वीकारकर्ता द्वारा नकद भुगतान कर दिया जाए तो ब्याज की राशि को नए बिल की राशि में शामिल नहीं किया जाएगा, विशेष ध्यान रखना है। यानी जो एक्सेप्टर है अगर उसके द्वारा जो ब्याज की राशि है उसका अगर कैश पेमेंट कर दिया जाता है तो ब्याज की राशि को नई बिल की राशि में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर जो एक्सेप्टर है, अगर ऊपर बात कर रहे थे कि बिल का प्रतिष्ठित होना, अनादरण होना, फिर बाद में नवीनीकरण या नोटिंग चार्जेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें स्वीकार करता है अगर वो दिवालिया इंसॉल्वेंस हो जाए, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावी और एक्सेप्टर है, अगर स्वीकार करता दिवालिया हो जाता है
उस संबंध में किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। यदि बिल का स्वीकारकर्ता बिल की देय तिथि या उसके पूर्व दिवालिया हो जाता है तो उससे बिल की पूरी राशि वसूल नहीं हो सकती है। अब स्वाभाविक है, दिवालिया हो गया, ठीक है, तो राशि कैसे वसूल कर पाएंगे। तो इसी कंडीशंस में या इस स्थिति में बिल का अनादरण हो जाता है। इसके लिए पहले बिल अनादरण होने का लेखा पूर्व की बताई गई विधि के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसके फलस्वरूप स्वीकारकर्ता बिल की संपूर्ण राशि से लेखक का देनदार बन जाता है, ठीक है, देनदार बन जाएगा। दिवालिया होने की दशा में स्वीकारकर्ता से प्राप्त राशि तथा संपूर्ण देय राशि का अंतर लेखक के लिए हानि है, जिसे वह डूबत यानी बैड डेब्ट्स खाते में डेबिट करेगा। जबकि स्वीकारकर्ता के लिए ये एक न्यूनता यानी डिफिशिएंसी, क्योंकि अगर वो दिवालिया हो रहा है, पैसा चुकाना नहीं पड़ रहा है, तो स्वाभाविक उसके लिए प्रॉफिट होगा और जो लेखक है उसके लिए लॉसेज होगा। यानी स्वीकारकर्ता के लिए न्यूनता को प्रकट करता है, जिससे वह न्यूनता खाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में जमा यानी क्रेडिट करेगा। लेखा प्रविष्टि निम्न प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी, वो देखते हैं। पहले लेखक की पुस्तकों में देखेंगे, फिर स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में देखेंगे। अब लेखक की पुस्तकों में देखते हैं। पहले बिल का अनादरण होने पे करेंगे तो ड्राइव टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बैंक अकाउंट हो जाएगा या एंड्रोसी हो जाएगा। फिर है स्वीकारकर्ता से राशि प्राप्त होने पर तो कैश अकाउंट डेबिट, जैसे राशि प्राप्त होनी थी 7,000 की, ठीक है, 1,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया। तब कैश अकाउंट तो आपका 6,000 हो जाएगा, 6,000 प्राप्त हुए हैं, 1,000 बैड डेब्ट्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टोटल राशि कितनी थी 7,000, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। तो स्वीकारकर्ता से राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डाइव अकाउंट, यानी इसका नरेशन है अमाउंट रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब यहाँ पे लेखक की पुस्तक देख चुके हैं, अब स्वीकार करता है एक्सेप्टर की पुस्तक देखते हैं। एंट्री होगी पहले तो बिल का अनादरण होने पर बिल्स पेबल टू ड्रावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल टू ड्रावर हो जाएगा, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी एंट्री, वहाँ पे BR हो रहा था या BP डेबिट हो जाएगा। फिर है स्वीकारकर्ता राशि प्राप्त होने पर ड्रावर टू कैश टू डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें ड्रावर को डेबिट करेंगे। अब इसमें जैसे मान के चलो 7,000 रुपये पेमेंट करना था, कैश 6,000 रुपये का किया है और 1,000 रुपये उसके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो यहाँ पे CR कर देंगे। एंड अमाउंट पेड एंड बैलेंस ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट आपका अनुग्रह सहायता बिल है, अकोमोडेशन बिल है, यानी एक जो व्यापारिक मित्र होते हैं उनके द्वारा अपनी रोकड़ संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति करने हेतु एक अकोमोडेशन सहायता बिल लिखे जाते हैं। जैसे XY जो व्यक्ति है, कई बार X से Y के लिए सहायता देता है, कई बार Y X के लिए सहायता दे देता है, और जो भी इनमें जो अमाउंट होती है, एक्सेज होता है, या इनमें से जो भी बैलेंस कम या ज़्यादा होता है उसका एडजस्टमेंट इनके द्वारा किया जाता है। अब इसको देखते हैं कि अनुग्रह सहायता बिल क्या होता है। जब बिल व्यापारिक लेन देनों के फलस्वरूप उत्पन्न देय राशि के भुगतान हेतु हो तो वह व्यापारिक बिल कहलाता है। किंतु व्यापारिक जगत में कई बार दो मित्र व्यापारिक लेन देनों के बिना ही परस्पर अल्पकालीन रोकड़ संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी व्यापारिक जगत के अलावा जो सामान्य लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी अपनी अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर बिल लिखते हैं तथा स्वीकार भी करते हैं। ऐसे बिल अनुग्रह बिल या सहायता बिल यानी अकोमोडेशन बिल कहलाते हैं। इन बिलों को बट्टे पर भुनाकर, क्या होता है, यानी इन बिलों को डिस्काउंट पर भुनाकर अल्पकाल के लिए वित्त व्यवस्था के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो देय तिथि पर बिल का भुगतान कर देते हैं। अनुग्रह बिलों का लेखांकन ठीक व्यापारिक बिलों की भांति किया जाता है। और अनुग्रह बिल 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। और किस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी जो अकोमोडेशन बिल्स होते हैं वो 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। फर्स्ट तो है अपने मित्र व्यापारी द्वारा लिखे बिल को स्वीकार कर उसकी मदद करना। इसमें लेखक को बुनाने पर प्राप्त राशि का व्यापार में उपयोग कर लेता है तथा देय तिथि पर बिल की राशि स्वीकारकर्ता को भेज देता है, जिसे स्वीकार करता है यानी एक्सेप्टर बिल का भुगतान कर देता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है लेखक और स्वीकारकर्ता दोनों व्यापारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो तो अधिक राशि का एक बिल लिखना हुआ है, स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है लेखक द्वारा बिल बैंक से बुनाकर प्राप्त राशि को दोनों में आपस में बांट लेना। बट्टा वे भी धन राशि के अनुपात में ही दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। देय तिथि पर लेखक अपने हिस्से की राशि स्वीकारकर्ता को भेज देता है तथा स्वीकारकर्ता बिल का भुगतान कर देता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का कंडीशन है, यानी जब व्यापारियों को धन की आवश्यकता अधिक होती है तो आपस में एक दूसरे पर बिल लिखकर वो स्वीकार करके बैंक से बुनाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये एक दूसरे के द्वारा उपयोग में ली गई राशियों के अंतर यदि हो तो समायोजन करते हुए स्वयं द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे XY दो व्यापारी है, एक बार X इनकी हेल्प करेगा और एक बार Y इसकी हेल्प करेगा। अब इनमें से जो भी अंतर है, जो भी इनका एक्सेस है, तो एक्सेस का इनके माध्यम से समायोजन कर लिया जाता है।
ठीक है, तो देख चुके हैं। अब महत्वपूर्ण आता है आपका, यानी जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है, ये यानी विनिमय बिल वाला चैप्टर है, जिसमें से बात डिटेल से बात कर चुके हैं। बिल्स पेमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कितने पक्षकार होते हैं, और उद्देश्य का जो भी इनके बेसिस होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। लेखांकन प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। और इसके अलावा अकोमोडेशन बिल क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटिंग किस प्रकार से की जाती है, नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनका डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब आपका बिल्स रिसीवल यानी बीआर और बीपी जो आपकी सब्सिडी बुक्स होती है, ठीक है, एक तरह से सब्सिडी बुक्स होती है, बिल्स रिसीवल और बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवल का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है, जबकि बिल्स पेबल का जो बैलेंस होता है सीआर होता है, यानी बीआर आपका असेट्स होता है और बीपी आपकी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, अब इनका प्रारूप देखेंगे और इनकी जो लेखांकन प्रविष्टि है किस प्रकार से होती है, या लेखांकन प्रविष्टि करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो इनमें जो लेजर में पोस्टिंग की जाती है किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स है, यानी जब बिल संबंधी व्यवहारों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, यानी ये कब बनाए जाते हैं बीआरबीपी, जब बिल्स के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, अगर उनकी संख्या अधिक होती है व्यापार में, तो लेखांकन की सुविधा की दृष्टि से व्यवहारों को दर्ज करने के लिए दो सहायक पुस्तकें क्या है, सबसे ये विशेष ध्यान रखना आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीआरबीपी क्या होता है, बीआरबीपी एक सब्सिडरी बुक्स होती है, तो दो सहायक पुस्तकें रखी जाती है, इनमें से एक प्राप्य बिल पुस्तक तथा दूसरी आपकी देय बिल पुस्तक होती है, यानी बीपी होती है। इन पुस्तकों को रखने के मोटे तौर पर दो प्रॉफिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बिलों के संबंध में सूचनाएं तत्काल इनसे मिल जाती है, यानी कि कितना बीआर प्राप्त हुआ है, तथा लेखांकन में समय की बचत भी होती है, एंड टाइम का जो दुरुपयोग होता है उसका यूटिलाइज मैक्सिमम किया जाता है। बिल बहियां रखने पर प्राप्ति एवं स्वीकृति संबंधी व्यवहारों की जनरल प्रविष्टि नहीं करनी पड़ती, ये महत्वपूर्ण है। अगर एक व्यापारी द्वारा बिल बहियां रखी जा रही है, यानी बीआर और बीपी बुक्स रखी जा रही है, तो इस संबंध में जो भी प्राप्ति एवं स्वीकृति संबंधी जो व्यवहार होते हैं उनकी जनरल में प्रविष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब यहाँ देखते हैं बिल्स, पहले तो बिल्स रिसीवल को देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इसका जो बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है और एक असेट्स होती है। तो प्राप्य बिल देखते हैं पहले, बिल्स रिसीवल बुक्स, इसमें प्राप्य बिलों का लेखा किया जाता है। इसका जो प्रारूप है, परफॉर्मेंस है, वो निम्नलिखित प्रकार से है। तो बिल्स रिसीवल का प्रारूप देखते हैं। पहले हमें सीरियल नंबर आ जाएगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पहले 1 2 3 कंटिन्यूस चलता रहेगा ऐसे। तो डेट आ जाएगा, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है बिल का वो आ जाएगा। फ्रॉम होम रिसीव्ड, यानी किससे बिल प्राप्त हुआ है उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। एक्सेप्टर कौन है, स्वीकर्ता कौन है, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। डेट ऑफ बिलिंग, यानी डेट ऑफ बिल है तो लगभग सेम डेट सेम रहेगी डेट ऑफ बिल की। टर्म कितने महीने का बिल है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, जो भी वाटएवर जो भी स्थिति है वो आ जाएगी। डेट ऑफ मैच्योरिटी कितनी है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर 3 महीने का है जो भी डेट दे रही है उसमें आपको 3 डेज, कितने 3 डेज अनुग्रह दिवस के रूप में ऐड करने हैं। लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी। अगर कोई रिमार्क्स है, कोई टिप्पणी है, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपका दे बिल का रहेगा लगभग। तो बिल्स पेबल बुक है, इसमें व्यापारी द्वारा स्वीकार किए गए बिलों का लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये तो आपका डेटर्स होता है और एक तरीके से ये क्रेडिटर्स को इंगित करता है। तो इसमें व्यापारी द्वारा स्वीकार किए गए बिलों का लेखा किया जाता है। इसका प्रारूप भी निम्नलिखित प्रकार से है। बिल्स पेबल बुक का प्रारूप है। सीरियल नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा। डेट आ जाएगी, टू होम गिवन, यानी किसको दिया गया, टू होम गिवन। पेई का नाम आ जाएगा, यानी प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बिल आ जाएगी, फिर जो अवधि है उसकी 2 महीना 3 महीने 1 महीना जो भी है वो आ जाएगी। उसमें 3 दिवस अनुग्रह दिवस के रूप में ऐड कर देंगे। लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट जो भी है वो आ जाएगा। अगर कोई रिमार्क्स इसके अलावा कोई टिप्पणी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यानी प्राप्य बिल बही से खाता बही में खतौनी करते हैं। अब लेजर पोस्टिंग फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल बुक, अब इसमें हालांकि लेजर एंड पोस्टिंग के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मेरी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको अच्छी तरह से डिटेल से देखें। एंड लेजर और पोस्टिंग, जो लेजर होती है उसमें किस प्रकार से पोस्टिंग के रूल्स होते हैं, यानी बिल्कुल ईजी है। अगर आप एक सहायक बही का लेजर करना सीख जाएंगे तो दूसरे सहायक बहियों का उसी के बेसिस पे आसानी से कर सकते हैं। तो प्राप्य बिल बही से खाता बही में खतौनी कर रहे हैं। लेजर पोस्टिंग फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल बुक है, तो प्राप्य बिल से प्राप्य बिल खाते तथा बिल देने वाले व्यक्तियों के खातों में खतौनी की जाती है। किसकी खतौनी की जाती है, ध्यान रखना आपको। प्राप्य बिल बही से प्राप्य बिल खाते तथा बिल देने वाले व्यक्तियों के खातों में खतौनी की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। इस बही के योग से क्या है, यानी जो ये जो आपके बीआर बही है, इस बही के योग से बिल खाते, यानी
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका शेष डीआर होता है, डेबिट किया जाता है। तब प्राप्य बिल खाते यानी जो आपका प्राप्य बिल खाता है के नाम डेबिट पक्ष पर विवरण में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर बीआर बुक, क्या लिखेंगे, जैसा कि और जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है उसमें जो लेजर में पोस्टिंग करते थे उसमें जो भी वीडियो है उसमें आप अच्छी तरह देखना, जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बात कर चुके थे उनमें। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर बीआर बुक लिखा जाता है। इसी प्रकार जिनसे बिल प्राप्त हुए हैं उन सभी व्यक्तियों के खातों में, जिन 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 व्यक्तियों से बिल प्राप्त हुआ है उन सभी व्यक्तियों के खातों में सीआर यानी क्रेडिट पक्ष पर बाय बीआर अकाउंट लिखकर रकम के खाने में संबंधित राशि लिख दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बीआर का, बिल्स रिसीवेबल का। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बीपी की बिल्स पेबल के करते हैं तो दे बिल बही से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है। एंड लेजर पोस्टिंग फ्रॉम बिल्स पेबल बुक है, दे बिल बही से बिल खाते तथा बिलों के लेखकों के खातों में खतौनी की जाती है, किसमें की जाती है, एंड दे बिल बही से बिल खातों में तथा बिलों के लेखकों यानी जो भी आपके ड्रावर है के अकाउंट्स में खतौनी की जाती है। इस बही के योग से दे बिल खाते यानी बीपी अकाउंट को जमा शेयर किया जाता है, क्योंकि इसका बैलेंस शेयर होता है, क्रेडिट होता है, एक तरह लाइबिलिटीज है। तो दे बिल खाते में जमा पक्ष पर विवरण के सामने बाय सन्ड्रीज एज पर बीपी बुक लिखा जाता है। इसी प्रकार बिलों के लेखकों के व्यक्तिगत खातों में डेबिट पक्ष पर बीपी अकाउंट लिखकर रकम के खाने में संबंधित राशि को लिख दिया जाता है। तो ये आपकी जो पोस्टिंग होगी लेजर में इस प्रकार से की जाएगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपके संशय है, अगर आप एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, कैलाश के निम्नलिखित व्यवहारों को प्राप्य बिल बही व देय बिल बही में दर्ज कीजिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कैलाश इन द बीआर बुक एंड बीपी बुक एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर है। अब इसमें ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पहले तो देखते हैं, ये डेट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, हालांकि आप अभी देख लेंगे इनको। यानी अप्रैल 2 में ट्रांजैक्शन हुआ, जगदीश द्वारा स्वीकृत 4 माह का बिल प्राप्त हुआ, कितने का हुआ, 15,000 का। यानी रिसीव्ड बिल ऑफ 4 मंथ्स एक्सेप्टेड बाय जगदीश है। अप्रैल 5 को ट्रांजैक्शन हुआ, रामोतार का 2 माह का बिल स्वीकृत हुआ एंड एक्सेप्टेड रामोतार बिल ऑफ 2 मंथ्स, कितने का है, 20,000 रुपये का। फिर आपका 10 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ, सोन से 3 माह का बिल प्राप्त किया है, 18,000 रुपये का। फिर ललित से 2 माह की स्वीकृति प्राप्त हुई है, 25,000 की। नेक्स्ट है बनवारी के 4 माह के बिल की स्वीकृति प्रदान की गई 40,000 की, यानी स्वीकृति प्रदान की गई है 40,000 की, एक तरह से लाइबिलिटीज है। फिर मोहन ने एक 3 माह का बिल स्वीकृत करके दिया 10,000 का है। फिर मधु का 1 माह की अवधि का बिल स्वीकार किया गया 22,000 रुपये का। ठीक है, अब सोल्यूशन करना आपको। अब इसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके 1 2 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। पहले आपको बिल्स रिसीवेबल, पहले क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल बुक बनानी है, तो बुक्स ऑफ कैलाश में एंट्री करनी है। जैसा कि बिहार बुक्स का जो प्रारूप था ऊपर देख चुके थे, यहाँ पे डेट आ जाएगा, सॉरी पहले आपका सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4 जो भी है, और जो आप ऊपर आपके डेट में पहले साल आएगा, फिर महीना आएगा, फिर आपकी जो भी डेट हो आ जाएगी। अप्रैल 2, अप्रैल 10, अप्रैल 21, अप्रैल 28 को ट्रांजेक्शन हुए बिहार के रिकॉर्डिंग। फ्रॉम होम रिसीव्ड है, किससे प्राप्त हुआ था पैसा, यानी 15,000 रुपये जगदीश से प्राप्त हुआ था, और 18,000 रुपये सोहन से प्राप्त हुआ था, ललित से 25 हुए थे, और मोहन से आपके 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो फ्रॉम होम रिसीव्ड है वो नाम आ गया, एक्सेप्टर कौन है, जगदीश है, सोहन है, ललित है और मोहन है, और जो ट्रांजेक्शन हुआ है सेम डेट आ जाएगी 2 10 21 28 है। और जो टर्म दे रखी है यहाँ पे टर्म में इसमें बता रखे थे पहले वाला एक को देखते हैं यहाँ पे, टर्म के जो अवधि है वो देखते हैं 15,000 रुपये 4 महीने का, 4 माह का, कितने का, 4 माह का। 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ है, 4 माह का यहाँ पे इसकी अवधि दे रखी है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका मई जून जुलाई अगस्त आ गया, यानी 2 अगस्त आ गया। ठीक है, अब से 3 डेज ऐड कर देंगे तो आपका जो है ये 5 अगस्त को इसका ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 अगस्त इस प्रकार से आया। तो इस प्रकार से जो डेट दे रखी है जैसे 10 अप्रैल दे रखी है, 3 मंथ ऐड कर देंगे प्लस 3 दिवस इसमें और ऐड कर देंगे, तो जो राशि है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से बिल्स पेबल को देखते हैं, बिल्स पेबल बुक को देखते हैं। बिल्स पेबल जो भी दायित्व है लाइबिलिटीज है, अब इसमें बहुत सेम सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 है, डेट आ जाएगी आपकी 15 अप्रैल 25 अप्रैल 29 अप्रैल। तो होम गिवन किस व्यक्ति को दिया गया है, तो रामोतार बनवारी मधु है। ठीक है, और पे ये नाम आ गया रामोतार बनवारी मधु है। जो ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगी, टर्म की अवधि कितनी है इसकी बिलों की, 2 मंथ 4 मंथ 1 मंथ।
जो भी ये डेट दे रखी है इस डेट में 2 मंथ को ऐड कर देंगे, इस डेट में 2 मंथ को ऐड करेंगे और 1 मंथ को 29 अप्रैल में ऐड कर देंगे। फिर इनमें प्रत्येक में 3 दिवस अनुग्रह दिवस के रूप में ऐड कर देंगे और जो भी अमाउंट आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर कोई रिमार्क्स को टिप्पणी है तो टिप्पणी आप पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो BR है और BP का जो परफॉर्मा होता है सारी सब्सिडी बुक्स का उस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब इसमें लेजर के बारे में बात करेंगे, लेजर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के। अब इसके लेजर बनाएंगे यानी खाता बही में खतौनी करेंगे। आप ऊपर देख चुके थे खाता बिल्स रिसीवेबल में जो अकाउंट होता है उसमें 2 सन्ड्रीज एज पर BR बुक लिखा जाता है, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड का हो गया। और ये डेट पर्टिकुलर JF एंड जनरल फोलियो नंबर अमाउंट है, ये आपका शेयर साइड का हो गया। अब इसमें डेबिट साइड में लिख देंगे 2 सन्ड्रीज एज पर BR बुक है, कितना है 68,000 रुपये आपका BR का टोटल आया था, वो यहाँ पे ये राशि आपकी आ गई है। अब इसमें जो भी आपके अकाउंट्स है यानी जगदीश, सोहन है, ललित है, मोहन है, बिल्स पेबल अकाउंट है, तो इनमें लेजर में पोस्टिंग करेंगे। BR अकाउंट है, ठीक है, जो एंट्री होती है इसकी ये डेबिट हो रहा था BR 15 रुपये प्राप्त हुए थे, तो इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो इसके जस्ट विपरीत हो जाता है, तो CR में इसकी पोस्टिंग कर देंगे। इस तरह के सोन अकाउंट है 18,000 का, ये भी सेम इस तरीके से था, तो यहाँ पे CR में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। इस तरह ललित अकाउंट है BR का, ये डेबिट हो रहा था वहाँ पे, तो CR में हो जाएगा इसका पोस्टिंग। एंट्री में BR डेबिट हो रहा था। मोहन अकाउंट है, सेम स्थिति इसमें भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके। फिर बात करें बिल्स पेबल अकाउंट की करते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट बनाया था अभी, सॉरी वो BR का प्रारूप देखा था, BP का देखा था जिसमें सोल्यूशन किया था। इसमें जो BP का टोटल आया था 20,000 आया था, BR का आपका 68,000 आया था, 68,000 के ऊपर देख चुके हैं। अब BP को देखते हैं बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल में जो बात की थी जो आएगा वो 22 सन्ड्रीज एज पर BP बुक आएगा, CR साइड में आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से रामोतारस अकाउंट है, बनवारी अकाउंट है, मधु अकाउंट है, तो ये 3 व्यक्ति हैं। कौन है? तो 3 व्यक्ति है, तो ये एक तरीके से ये BP अकाउंट यहाँ पे इनकी पर्सनल खाता में इनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो रामोतार अकाउंट है, जो एंट्री होती थी उसमें ये CR हो रहा था BP अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो लेजर में पोस्टिंग वो डेबिट साइड में हो जाएगी 20,000 की। इसी तरह से बनवारी अकाउंट कर रहे हैं, तो BP अकाउंट वहाँ पे CR हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे मधु अकाउंट था, वो भी जो बिल्स पेबल वाली एंट्री थी उसमें आपका CR हो रहा था, तो लेजर पोस्टिंग करते समय आपका डेबिट साइड में 2 BP अकाउंट लिख देंगे 22,000 रुपये। इस प्रकार से आपकी लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो चैप्टर है BR BP वाला, इसमें 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया है, पार्ट A और पार्ट B में। अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।